हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमारे मोस्टली रिपीटेड हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लाइफ प्रोसेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखा था किन किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। उसी तरीके से आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स को भी और उनसे रिलेटेड जितने भी PYQs है उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्लांट हार्मोन whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light is। तो देखो, यहाँ पे हमसे प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट्स के अंदर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे सेल्स की जो ग्रोथ है वो लॉन्गर होती है। कौन सी साइड पे? अवे फ्रॉम द लाइट साइड पे। तो देखो, इसमें वो कौन सा हार्मोन है? तो इसका जो हार्मोन है वो होता है हमारा प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन। ये ऑक्सिन हमारी शूट की साइड में प्रेजेंट होता है लाइट के अवे पे, जिसमें उसकी जो सेल्स है वो लॉन्गर ग्रो करती हैं। जैसे मानो ये हमारा सन हुआ और ये है हमारा इसमें प्लांट। तो यहाँ पे जो उसकी सेल्स प्रेजेंट होगी, दिस वन, वो क्या करेंगी? अब वो सेल्स क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी किसकी तरफ? सनलाइट की तरफ, यानी अवे फ्रॉम द लाइट। इस वजह से जो हमारा प्लांट हार्मोन है वो शूट के अंदर सेल्स को ग्रो करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन छुई मुई यानी सेंसिटिव प्लांट इज टच इट्स लीव्स फोल्ड। जब हम छुई मुई के प्लांट को टच करते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती हैं। दिस इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है? हार्मोनल इफेक्ट की वजह से, थर्मल इफेक्ट की वजह से, या चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। जो हमारी छुई मुई का प्लांट है उसकी सेल्स के अंदर वाटर की अमाउंट चेंज होने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से। तो देखो, जब हम छुई मुई के प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीव्स फोल्ड होती हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें जो वाटर का अमाउंट है वो क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। यानी जैसे ही हमारी लीव्स फोल्ड होंगी तो उसमें तेजी से क्या होगा? एक टर्गर प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से जो प्लांट की सॉरी छुई मुई की जो प्लांट है उसमें से वाटर क्या होगा? ड्रॉप आउट होगा। इस वजह से वो क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। Question number 3. The part of the brain which maintains the posture and the balance of the human body is। देखो, ये ह्यूमन ब्रेन का पार्ट से क्वेश्चन है। पूछा गया है ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन और बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो जो ब्रेन का सैरी बेलम वाला रीजन होता है वो क्या करता है? मेंटेन करता है और बॉडी के बैलेंस को भी पोस्चराइज करेगा। Question number 4. The growth of the pollen tube towards ovules is an example of। तो जो हमारे pollen tube होते हैं उसमें उसकी जो ग्रोथ होती है ओव्यूल्स की तरफ, वो किसका एग्जाम्पल है? कौन से ट्रोपिज्म का? तो ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है और चारों में अलग अलग ट्रोपिज्म है। फर्स्ट है फोटोट्रोपिज्म, मतलब जो लाइट की वजह से मूवमेंट हो। सेकंड है हाइड्रोट्रोपिज्म, जो वाटर के थ्रू मूवमेंट हो। थर्ड है हमारा जियोट्रोपिज्म, जिसमें ग्रेविटी के अलॉन्ग मूवमेंट हो। और फोर्थ है हमारा इसमें कीमोट्रोपिज्म,
तो जो हमारी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है ओव्यूल्स की तरफ, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? केमोट्रॉपिज्म का, जिसमें हमारा पोलन ट्यूब केमिकल की वजह से ओव्यूल्स के पास क्या होती है? ग्रोथ होती है, जिसमें पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन ओव्यूल तक जाएगा। Question number 5. Which among the following is not a neural action controlled by the part of human brain labeled ex medulla oblongata? देखो, हमें बोला गया है इसमें से कौन सा न्यूरल एक्शन है जो नहीं कंट्रोल होता ह्यूमन ब्रेन से, जिसमें ये जो ह्यूमन ब्रेन है वो क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देखो, मेडुला ऑब्लंगेटा के फंक्शंस के बारे में बात करना है, तो जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है वो किसका पार्ट है? मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए। अब वो इनवॉलेंट्री एक्शन कैसे हैं? जैसे ब्रीथिंग रेट हो गया हमारा, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गए, ये सारे जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन है वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? हाइंड ब्रेन के थ्रू। अब इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन, वॉमिटिंग एंड सलाइवेशन, ये सारे भी इनवॉलेंटरी एक्शन मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू कंट्रोल होते हैं। लेकिन हमसे इसमें पूछा क्या गया है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू नहीं होता? तो देखो, सलाइवेशन वो भी मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। हंगर हमारा जो है मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल नहीं करता, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। Question number 6. The plant hormones promoting rapid cell division in seeds and whittling of leaves respectively are. तो हमें यहाँ पे प्लांट हार्मोन बताना है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीड्स में, और विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन, वो प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, रूट वाले पार्ट में भी और शूट वाले पार्ट में भी, जिससे रूट की सेल्स में भी ग्रोथ होगी और शूट की सेल्स में भी ग्रोथ होगी। अब इसके बाद है विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी लीव्स की विल्टिंग के लिए। तो उसके लिए प्लांट्स के अंदर क्या होगा? ये ग्रोथ के अगेंस्ट, यानी ये ग्रोथ को रोकेगा। तो ग्रोथ को रोकने के लिए हमारे पास दो ही हार्मोन प्रेजेंट थे प्लांट हार्मोन्स में, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर, कि जो साइटोकाइनिन है वो प्लांट्स के अंदर सीड की सेल डिवीजन में हेल्प करेगा और एब्सिसिक एसिड लीव्स की विल्टिंग में हेल्प करेगा। Question number 7. A person is making a list to purchase few things from a nearby market. एक पर्सन है वो क्या कर रहा है? लिस्ट बना रहा है कि उसे क्या क्या चीजें परचेज करनी है अपने नियर बाय मार्केट से। एक्सप्लेन हाउ द फोर ब्रेन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। हमें ये बताना है कि किस तरीके से जो फोर ब्रेन है वो हमारा इस एक्टिविटी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो देखो, जो फोर ब्रेन है वो हमारा क्या होता है? ब्रेन का थिंकिंग पार्ट, यानी ये जो हमारा फोर ब्रेन है ये क्या होगा? थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है। अब जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होंगे या हायर लेवल के फंक्शंस होंगे थिंकिंग से रिलेटेड, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? फोर ब्रेन। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर
responsible for voluntary actions and higher level functions. ठीक है। अब अगर हम बताएं इसमें फोर ब्रेन के और क्या क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहला मेमोरी। जो हमारी फोर ब्रेन है उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मेमोरी में चीजों को याद रखने में। दूसरा है डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प करता है कौन? डिसीजन मेकिंग में हमारा फोर ब्रेन क्या करेगा? हेल्प करेगा, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे। अब देखो हमें नियर बाय मार्केट से चीजों को परचेज करना है, तो डिसीजन मेकिंग है कौन? फोर ब्रेन। इसी वजह से हम डिसाइड कर पाएंगे कि किन किन आइटम्स को हमें प्रायोरिटी देनी है, किन किन चीजों को हमें खरीदना है। नेक्स्ट है हमारा जो फोर ब्रेन है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब किसी चीज को किस तरीके से प्लान करना है, जैसे मान लो कोई मीटिंग्स वगैरह हो गई या कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसको किस तरीके से प्लान करना है, क्या क्या उसमें चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उसमें, और ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है उस फंक्शन को, उसमें भी हमारा फोर ब्रेन का क्रूशियल रोल है। एंड लास्ट है हमारे पास इसमें लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट, किसी भी पर्सन की लैंग्वेज और थॉट किस पे डिपेंड करता है? उसके फोर ब्रेन पर, कि वो जो आइटम को खरीदेगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास है वो परचेस कर रहा है, कुछ लिस्ट बनाना है, तो उसमें उसको लिस्ट में ये भी लिखेगा कि कौन कौन से हमें प्रोडक्ट खरीदने हैं, कुछ भी जो हमें सामान परचेस करना है उसे किस लैंग्वेज में लिखना है, क्या थॉट है उसका उस थिंग्स को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8। 8 के ए पार्ट में बोला गया है हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है? तो जो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर क्रेनियम रीजन प्रेजेंट होता है। क्रेनियम यानी स्कल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। जिसको फ्लूइड फिल्ड होता है हमारी ब्रेन के अंदर जो लेयर है मेनिंजेस में, जो क्या करता है उसको शॉक वगैरह से बचाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पार्ट में द ब्रेन इज protected by the cranium यानी स्कल, a fluid filled balloon like structure called the meninges and cerebrospinal fluid, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CSF भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारा ये क्रेनियम है वो क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये जो मेनिंजेस है, ये मेनिंजेस थ्री लेयर्स होती हैं। किसकी? थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव layers of membranes that surround the brain that surround the brain and the spinal cord। और ये जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारा CSF किसकी तरह एक्ट करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, या फिर प्रोटेक्टिंग देम, किसको? ब्रेन को। प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, किसी भी इंजरी से बचाने का काम किसका है? CSF का। और जो मेनिंजेस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड है
उसका, और ये मेनिंजेस के अंदर ही हमारा CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, अ डॉक्टर फाइंड्स in one of his patients that he is not maintaining a proper posture and balance of his body। डॉक्टर ने देखा कि जो उसका एक पेशेंट है वो क्या है, वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसके प्रॉपर पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा। अब हमें बताना है, स्टेट द रीजन ऑफ ब्रेन एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमें बताना है कि वो कौन से ब्रेन का पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम है, और वो रीजन कौन सा है ब्रेन का। तो देखो, जब बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन नहीं होता, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा क्या, हाइंड ब्रेन। और जो स्पेसिफिक पार्ट है इसका वो क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, द रीजन ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस इन द हाइंड ब्रेन, किसके थ्रू, हाइंड ब्रेन। और उसका स्पेसिफिक रीजन क्या है हाइंड ब्रेन में, इन द स्पेसिफिक पार्ट इज सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। जो हमारे प्लांट्स हैं उनके पास ना ही तो मसल्स होती हैं, ना ही उनके पास नर्वस सिस्टम होता है। इवन देन दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, उसके बावजूद भी वो किसके रिस्पॉन्ड में आते हैं, स्टिमुलाई के। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जब हम छुई मुई के प्लांट को टच करते हैं तो जो उसकी लीव्स है वो क्या हो जाती है, फोल्ड अप हो जाती है। तो इसमें अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट, हाउ इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इन टच में नॉट प्लांट्स। कैसे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो टच मी नॉट प्लांट के अंदर कम्युनिकेट होती है। तो देखो, जो टच मी नॉट प्लांट है उसके अंदर कैसा सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल जनरेट होता है, जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो छुई मुई की लीफ से होकर के उसके स्टेम पोर्शन तक जाती है। यानी जैसे ही हम उसकी लीफ को टच करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट होता है और वो ट्रांसमिट होता है एक सेल से दूसरी सेल तक। और ये जो सिग्नल है यही चेंज करता है, जिससे हमारी जो सेल्स हैं उसकी वो वाटर लॉस करती हैं और जो हमारी लीव्स है वो फोल्ड हो जाती हैं। बी पार्ट में पूछा गया है, व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल्स टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स। क्या होता है प्लांट सेल में, किसकी वजह से हम इस ऑब्जर्व को रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये जितने भी चेंजेस होते हैं उसको ऑब्जर्व करने का रीजन ये है कि उनके अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो क्या होता है, चेंज होता है, चेंजेस इन टर्गर प्रेशर। अब ये टर्गर प्रेशर है क्या, टर्गर प्रेशर हमारा वो प्रेशर है जो सेल एक्सर्ट करता है सेल वॉल के अगेंस्ट पे। जब प्लांट को टच किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉज होता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो अपने अंदर से वाटर को लॉस करता है। और जो हमारा टर्गर प्रेशर है डिक्रीज करता है। इसकी वजह से जो हमारी सेल की शेप है वो भी चेंज हो जाती है, और जो उसके अंदर का प्रेशर है वो भी चेंज होगा, और हमारी लीव्स क्या हो जाएंगी, फोल्ड। तो यहाँ पे हम टर्गर प्रेशर को एक बार डिफाइन कर देते हैं। टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the cell contains cell contents against the cell wall when the plant is touched। जैसे हम प्लांट को क्या करते हैं, टच करते हैं, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल द
इलेक्ट्रिकल सिग्नल causes certain cells to lose water। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है, which decreases their टर्गर प्रेशर। अब जब टर्गर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से दिस चेंज इन सेल शेप, दिस चेंज इन सेल शेप यानी सेल की शेप चेंज होगी, एंड प्रेशर लीड्स टू, प्रेशर की वजह से हमारी जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फोल्ड। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है, डिफरेंशिएट द मूवमेंट मेंशन्ड अबव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स इन अ पी प्लांट। जो हमारे पास अबव पोर्शन दे रखा है, यानी ऊपर जो हमारे पास स्टेटमेंट दी है छोई मुई के प्लांट में, वहां पे जो मूवमेंट हुई है उसको डिफरेंशिएट करना है टेंड्रिल्स में हो रही मूवमेंट के अंदर। तो देखो, जो हमारी छुई मुई की केस में मूवमेंट होती है वो होती है हमारी नेस्टिक मूवमेंट, यानी जैसे हम टच मी नॉट के प्लांट को टच करते हैं उसकी लीव्स फोल्ड हो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो दोबारा से ओपन हो जाती है, यानी ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल मोशन उसमें होती है, रिस्पॉन्स में होती है। साथ ही ये इसकी वजह से कोई प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, सिंपल से क्विक रिस्पॉन्स है जो प्लांट करता है। लेकिन जो हमारी टेंड्रिल्स होती है पी प्लांट की, वो प्लांट के अंदर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टेंड्रिल्स पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, इस वजह से ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसी का, यानी सी पार्ट में क्या है, द मूवमेंट ऑफ द टच मी नॉट प्लांट इज, इज अ नेस्टिक मूवमेंट। वो कैसे की मूवमेंट है, एक नेस्टिक मूवमेंट है, बल्कि जो हमारी टेंड्रिल्स है, while the movement of tendrils is a tropic movement। वो कैसे की मूवमेंट है, एक हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो हमारा नेस्टिक मूवमेंट होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेस्टिक मूवमेंट हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है, किसी भी डायरेक्शन में होगी, और साथ ही साथ ये हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। लेकिन जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और इरिवर्सिबल होगी। और इसी के साथ साथ जो अगर हम इसको कंपेयर करें नेस्टिक मूवमेंट से, तो जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट है वो नेस्टिक मूवमेंट के कंपैरिजन में स्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ग्लैंड्स दैट सिक्रीट एड्रेनलिन थायरोक्सिन। देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट है ए पार्ट, जिसमें पूछा गया है हमें उस ग्लैंड का नाम बताना है जिसमें से हमारा एड्रेनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो वो ग्लैंड्स कौन सी हैं, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से। वहीं जो हमारा इसमें थायरोक्सिन हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल हाउ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज्ड आर रेगुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। हमें ये बताना है कि किस तरीके से टाइमिंग और जो हमारा अमाउंट है वो हॉर्मोन्स रिलीज को रेगुलेट करता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो, ये जो टाइमिंग है और ये जो अमाउंट है हॉर्मोन्स की, कि किस टाइम में हमारा हार्मोन रिलीज होगा और कितने अमाउंट में हमारा हार्मोन रिलीज होगा, ये किसके थ्रू रेगुलेट होता है, released and regulated by फीडबैक मैकेनिज्म। जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो हमारा ये
टाइमिंग और अमाउंट है हार्मोन की वो रेगुलेट होती है। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे हम लिखते हैं थायरोक्सिन के सिक्रीशन का, कि जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो एग्जाम्पल, द रेगुलेशन ऑफ थायरोक्सिन सिक्रीशन, ठीक है। थायरोक्सिन के सिक्रीशन का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और उसके रेगुलेशन को देखते हैं। तो देखो, जो हमारा हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर, वो सिक्रीट करता है हार्मोन, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से सिक्रीट करेगी। यानी ये बोला जाएगा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो कमांड देता है, जिसकी वजह से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपने अंदर से क्या सिक्रेट करेगा, हॉर्मोन्स को सिक्रेट करेगा। उसके बाद जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपने ग्लैंड से कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, टीएसएच, जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये टीएसएच क्या करता है, ये टीएसएच स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, हाइपोथैलेमस ने कमांड दी तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने काम किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने कमांड दी तो टीएसएच ने काम किया, टीएसएच ने जैसे कमांड दी तो हमारा थायराइड ग्लैंड काम करेगा, और जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अपने अंदर से थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो हमारा ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आयोडीन्स के लिए। तो यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म हम क्या लिखेंगे, कॉमन एग्जांपल हमने लिया थायरोक्सिन सिक्रीशन का, तो यहाँ पे हम इस पूरे को समराइज करेंगे कि द हाइपोथैलेमस द हाइपोथैलेमस secretes a hormone that stimulates the pituitary gland। नाउ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करेगा हार्मोन, द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या भी बोलते हैं, टीएसएच। उसके बाद ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, फिर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीट करेगा कौन सा हार्मोन, सिक्रीट्स थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखो, ये तो पूरा हमारा मैकेनिज्म हो गया। अब होगा क्या कि जब हमारा थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन को। अब अगर हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ब्लड के अंदर उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो अगेन जो हमारा सिग्नल है वो हाइपोथैलेमस पे जाएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टॉप करेगा, जिससे हमारा टीएसएच हार्मोन रुकेगा। टीएसएच हार्मोन से थायराइड ग्लैंड अपने अंदर से थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन को रोकेगी। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है, जो कमांड टीएसएच तक पहुंचती है, फिर थायराइड ग्लैंड तक, जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। अब ये जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है वो ब्लड तक पहुंचता है। अगर ब्लड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन पे अगेन हमारा नेगेटिव कमांड जाता है, सिग्नल बैक होकर के हाइपोथैलेमस पर जाता है कि अब हमें सारी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को रोकनी है, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन का जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर मेंटेन हो सके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन द ब्लड व्हेन द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड रीचेज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड मतलब जितनी उसका रिक्वायरमेंट है वो। तो अब क्या होगा, सिग्नल जाएगा,
Act 2 the hypothalamus and pituitary gland stop the stimulating hormones. They regulating the thyroxine amount of thyroxine released. और क्या है नेगेटिव इफेक्ट is the feedback loop. तो इस तरह से हमारा टाइम और अमाउंट ऑलमोस्ट का हार्मोन बीच में क्या होता है रेगुलेट होता है। Question number 11. A hormone X is secreted blood when a person is a scary situation. तो एक हार्मोन X है कब secrete होता है blood में वरना कौन सी सिचुएशन में हो scary सिचुएशन में emergency सिचुएशन डरी सिचुएशन है अब हम क्या करें सिर्फ आइडेंटिफाई द हार्मोन X एंड देन इट्स secreted क्या करना है पहला हार्मोन बनाना है और उससे आइडेंटिफाई करना है तो हमारा emergency सिचुएशन हो कोई पैनिक सिचुएशन हो उस स्टेज में हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड सेकंड ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है एड्रेनलिन हार्मोन तो ये हमारा एक्ट है तो कौन सा हार्मोन है वो है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन बी हम पूछ गया है एप्ले इट्स रोल डील विद के इमरजेंसी सिचुएशन उसका रोल बना है कि एक तरीके से डील करना है इमरजेंसी सिचुएशन में तो सबसे पहले हो क्या अरे इमरजेंसी सिचुएशन आई या कोई भी केस सिचुएशन आई तो हमारी बॉडी का वो फील करेगी आपको कौन से फॉर्म के लिए फ्लाइट फाइट एटीट्यूड के लिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हो उससे क्या हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होता है ब्रीथिंग इंक्रीज होता है ब्लड इंक्रीज होता है और साथ ही साथ मसल के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है हमारी फिर जब डायलिसिस होगी तो हमारा बॉडी वो रिएक्ट करता है तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रो ऑफ एड्रेनलिन इंक्रीज deal with scary or emergency situation or emergency situations to prepare body for a fight or response. एक याद रखना आपको जो रिस्पॉन्स का हिंदी रहा है याद रखना है कि एड्रेनलिन हार्मोन जैसे कौन सा रिस्पॉन्स होता है तो वो फाइट रिस्पॉन्स जिसमें सीक्रेट होगा when secreted in the heart in the heart rate rate and blood pressure ठीक it also increase blood flow to the muscles के अंदर muscles के अंदर blood blood की flow क्या करेगा increase करेगा
ये है एड्रेनल हार्मोन के बारे में, कौन-सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ ये जो एड्रेनल ग्लैंड है उसकी वजह से किस तरीके से करता है कैरेक्टर और एजेंसी सिचुएशन में के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जिसमें बोला गया है ए पार्ट और बी पार्ट में। ए में पूछा गया है डिफाइन हार्मोन, हमें हार्मोन को डिफाइन करना है, और बी पार्ट में हमसे इसमें पूछा गया है hormones should be secreted in precise quantity. We have a feedback mechanism through which this is done. With the help of an example, justify this statement. पहले हमें हार्मोन को डिफाइन करना है, उसके बाद हमें ये बताना है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रेट होते हैं प्रिसाइज मिनिमम क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म है जिसको हमें एग्जाम्पल से समझाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हार्मोन की डेफिनेशन क्या होगी? हार्मोन क्या है? एक हमारा केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं? रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स secreted by endocrine glands directly into the bloodstream to regulate specific physiological processes in the body। अब नेक्स्ट में हमें ये पूछा गया कि वो प्रिसाइज क्वांटिटीज में ही क्यों सीक्रेट होते हैं, क्या कौन सा हमारा फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो देखो, ये जो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज, वी हैव अ फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन, ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई करती है। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल लेके चले, कौन सा? इंसुलिन का, क्योंकि पिछले केस में हमने थायरोक्सिन का एग्जांपल लिया था, अब हम यहाँ पे लेते हैं इंसुलिन का एग्जांपल। तो देखो, इंसुलिन के एग्जांपल के केस में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकागन होता है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम देखें तो सबसे बेटर है कि जब हम कोई भी मील लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें ब्लड का जो शुगर लेवल है वो राइज करता है, जिसे पेनक्रियास क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, और उसके अंदर चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा इंसुलिन रिलीज होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट, व्हेन ब्लड शुगर लेवल्स rise after a meal, the pancreas detects this the pancreas detects this change एंड रिलीजेस इंसुलिन, और वो क्या रिलीज करेगा अपने अंदर से? पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करेगा। अब इंसुलिन हेल्प क्या करेगा? इंसुलिन जो जो भी हमारी सेल्स हैं उनको हेल्प करेगा ताकि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सके ब्लड से, और जो हमारे ब्लड का शुगर लेवल है वो क्या हो सके? लो हो सके। यानी सेकंड में इंसुलिन हेल्प सेल्स absorb glucose from the blood, which lowers the blood शुगर लेवल, जो क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। अब अगर हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल होता है, तो वैसे ही पेनक्रियास जो अपने बॉडी अपने ग्लैंड से क्या सिक्रेट करना बंद कर देगी? इंसुलिन को सिक्रेट करना बंद कर देगी। वहीं अगर बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल क्या है? बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो पेनक्रियास क्या करेगी? ग्लूकागन को रिलीज करेगी, जो सिग्नल हमारे लीवर पे जाएगा, और लीवर जो हमारा ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, उससे फिर वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मतलब once the blood sugar level
returns to normal. The pancreas reduces secretion of insulin. वहीं अगर कन्वर्सली या उसी के अपोजिट इफ ब्लड शुगर levels drop to low, the pancreas releases glucagon, which signals the liver to store glucose, thus raising the blood sugar level. तो ये वही फीडबैक मैकेनिज्म है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में कौन वर्क करेगा, अगर शुगर का लेवल कम होता है तो उस कंडीशन में कौन वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन्ड बाय द रिफ्लेक्स आर्क, वेयर आर दे फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो 13 के ए पार्ट में पूछा गया है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है और वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ फॉर्म होती है। तो देखो, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, हमारी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब इसमें हमारे तीन टाइप के न्यूरॉन्स आते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है हमारा इसमें रिले न्यूरॉन। और ये सारे कहाँ फॉर्म होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क है, और रिफ्लेक्स आर्क इज द न्यूरल पाथवे। कैसा पाथवे है, न्यूरल पाथवे है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेट मेडिएट्स डेट mediates a reflex action. It consists of, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से न्यूरॉन, द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कौन कौन सा है, एक है हमारा इसमें सेंसरी न्यूरॉन, आ जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंस करेगा, आ इंटर न्यूरॉन, एंड एंटर न्यूरॉन जो कहाँ पे होगी, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड लास्ट है हमारे पास इसमें मोटर न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है। और ये सारी न्यूरॉन्स कहाँ फॉर्म होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। इट इज फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन है उसके लिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो उसमें से मिनिमम क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन को गेन करता है, ताकि फ्यूचर में हमारे साथ कोई भी इस तरीके का पाथवे हो तो हम उसको कंट्रोल कर सके। बी में पूछा गया है व्हाई हैव रिफ्लेक्स आर्स इन्वॉल्व इन एनिमल्स। तो रिफ्लेक्स आर्क क्यों इन्वॉल्व होता है एनिमल्स में, तो सबसे पहले देखो, जो रिफ्लेक्स आर्क है वो एनिमल्स में इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये रैपिडली होता है, तेजी से होता है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के अगेंस्ट में, फिर सर्वाइवल, और साथ ही साथ जो भी हमारी डेंजरस सिचुएशन होते हैं उनसे बचने के लिए अपने आप को, इन सारे की वजह से हमारी जो एनिमल्स है उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्स आर्क देखने को मिलता है। तो बी का आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इन्वॉल्व्ड इन एनिमल्स टू अलाउ फॉर रैपिड involuntary responses to stimuli।
ठीक है, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग दिस इज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एज इट इनेबल्स द एनिमल टू रिएक्ट क्विकली टू dangerous situations without the need for conscious थॉट्स। ठीक है, देखो रिफ्लेक्स आर्क से क्या होगा, जो भी हमारे एनिमल्स हैं वो अपने आप को रैपिडली इनवॉलेंटरी मूवमेंट के थ्रू कोई भी डेंजरस सिचुएशन है उससे अपने आप को सेफ रखते हैं, जिसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट में पूछा गया है एनालाइज द गिवन सिचुएशंस एंड इंटरप्ट द पॉसिबल रीजन फॉर ईच। हमें सबके पॉसिबल रीजन बताने हैं। तो देखो इसके ए में फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिजीज ऑफ स्वेलो नेक इन अ पर्सन। जो हमारी आयोडीन की कमी हो जाती है डाइट के अंदर, उससे हमारी बॉडी के अंदर एक स्वेलो नेक पर्सन मतलब जो हमारा गॉइटर डिजीज है उसके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ये हमारी सिचुएशंस दी हैं, उनको इंटरप्रेट करना और उनके पॉसिबल रीजंस को बताना है। तो देखो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसको थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें से थायराइड हार्मोन तब सिक्रीट होगा जब उसको आयोडीन मिलेगा। अब थायराइड जब हमारी आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, वो प्रोड्यूस करने लगता है ज्यादा से ज्यादा थायरोक्सिन, और इसी इनलार्जमेंट वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। जो हमें कैसा देखने को मिलता है कि जो पर्सन का नेक है वो कैसा है, स्वेलो है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, द थायराइड ग्लैंड requires iodine to produce thyroid hormone, जिसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। When there is an iodine deficiency, the thyroid gland enlarges in an attempt to compensate and produce more thyroxine। और इसकी वजह से this enlargement is known as, कौन सी डिजीज है, वो है हमारी इसमें गॉइटर डिजीज which appears as a swollen neck। यानी गर्दन कैसी मिलेगी इसमें, फूली हुई। सेकेंड पार्ट है सम पीपल इन पॉपुलेशन में हैव वेरी शॉर्ट हाइट्स, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फ्स। तो देखो पॉपुलेशन में हमारे कुछ ऐसे भी पीपल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनकी जो हाइट है वो बहुत छोटी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ यानी बौने। इसका रीजन क्या है, तो देखो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। अब ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है अगर बॉडी के अंदर कम अमाउंट में सिक्रीट होता है तो हमारी जो बॉडी है वो किस में चली जाती है, डॉर्फिज्म में यानी बौनेपन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड, dwarfism can caused by
A deficiency of ग्रोथ हार्मोन। कब? चाइल्डहुड के कंडीशन में, बचपन में अगर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम बॉडी से सिक्रिएट होगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? ड्वार्फिज्म हो जाएगी। और ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रिएट करता है, और इसका बॉडी के अंदर सिक्रिएट होना इसलिए जरूरी है ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड and is essential for normal growth and development of the body. थर्ड पार्ट में हमसे इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन सॉरी, थिक फेशियल हेयर्स डेवलप इन बॉयज एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। जैसे ही हमारे जो बॉयज उनकी एज 10 to 12 ईयर्स होती है, उनके फेशियल हेयर्स क्या होने लगते हैं? थिक होने लगते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, जो ये हमारे फेशियल हेयर्स की थिकनेस है वो किसकी वजह से है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें जो फेशियल हेयर है वो थिक हो जाते हैं क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है। और ये हार्मोन कब रिलीज होगा? प्यूबर्टी के दौरान। यानी 10 to 12 ईयर्स जो होती है वो कौन सी एज होती है? प्यूबर्टी की एज होती है। और इस एज में मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है जिसकी वजह से उनके फेशियल हेयर्स क्या हो जाते हैं? थिक। द डेवलपमेंट ऑफ secondary sexual characteristics such as thick facial hair in boys is due to secretion of मेल हार्मोन। कौन सा है वो? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हिच नेसेसिटेट्स द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। में दो रीजंस बताने हैं कि क्यों केमिकल कम्युनिकेशन जो है वो जरूरी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसमें जो हमारे रीजन है वो कौन से हैं? पहला रीजन ये है, टू रीच ऑल सेल्स, सारी सेल्स तक पहुंच बनाने के लिए। यानी देखो, जो हमारा मैसेंजर्स है, हॉर्मोन्स की नीड क्यों है ये पूछा गया है इसमें। तो देखो, जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स है वो फास्ट तो है लेकिन वो बॉडी की हर एक सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से केमिकल कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है हॉर्मोन्स के थ्रू। क्योंकि हॉर्मोन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा ब्लड है वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। इस वजह से कम्युनिकेशन, कौन सा? केमिकल कम्युनिकेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड रीजन ये है कि हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सेकंड हो गया, टू प्रोवाइड अ सस्टेन्ड रिस्पॉन्स। जैसे हमारे जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं? नर्व इम्पल्स के कंपैरिजन में प्रोलॉन्ग इफेक्ट करते हैं, ज्यादा टाइम तक इफेक्ट करते हैं। ये रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर जितनी भी लॉन्गर लास्टिंग रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, या फिर बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो सब कुछ। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बी वाले पार्ट के डबल क्वेश्चन दिए हैं, और में यानी ऑप्शंस में हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शन में डिफरेंस बताना है। तो देखो, वॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और इनवॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे
जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस है इसके एग्जांपल हो गए वॉकिंग, राइटिंग, टॉकिंग, बोलना, चलना, बात करना। और वहीं जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन है उसके एग्जांपल्स हो गए हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको बॉडी अपने आप कंट्रोल करती है। और के केस में बी के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? वॉलेंट्री एक्शन तो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? बॉडी में ब्रेन के थ्रू। कंट्रोल्ड बाय द cerebrum of the brain and require conscious thoughts. For examples, walking, writing, टॉकिंग, ये सारे क्या हैं? हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। वहीं अगर हम इनवॉलेंट्री एक्शन की बात करें, इनवॉलेंट्री एक्शन नॉट अंडर कॉन्शियस थॉट, मतलब उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होते हैं। नॉट अंडर कॉन्शियस थॉट कंट्रोल एंड आर रेगुलेटेड बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा। किसका पार्ट है? ब्रेन का। और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो क्या होते हैं? कंट्रोल। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वो है जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट और डाइजेशन। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है हमसे डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करना है, एक डायग्राम बनाना है, शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। और हमें किस उसका पूरा सीक्वेंस बताना है कि किस तरीके से जो हमारा पाथ है वो उसके अंदर फॉलो होता है। सेकेंड पार्ट में हमें रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करना है। तो देखो जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है यानी अ रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड, तेजी से, इनवॉलेंटरी मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, बॉडी यानी ब्रेन अपने आप कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसके लिए? स्टिमुलस के लिए। इट इज मीडिएटेड बाय अ न्यूरल पाथवे। इसमें हमारे सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मीडिएट करते हैं, न्यूरल पाथवे होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे इस पूरे रिफ्लेक्स आर्क के पाथवे को भी बताना है। तो देखो रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही हमारा स्टिमुलस होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलस में हो गया हमारा यहाँ पे हॉट पॉट, कोई भी गर्म बर्तन है, स्टिमुलस को जैसे ही हमने टच किया तो रिसेप्टर को क्या होगा? सेंस होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? गर्म है। फिर रिसेप्टर से जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करेगा? उस सेंस की हुई इंफॉर्मेशन को लेकर के कहाँ तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में हमारी कौन सी न्यूरॉन प्रेजेंट होती है? वो होती है हमारी रिले न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन से हमारी इंफॉर्मेशन आएगी कि हमें हाथ हटाना है कौन से न्यूरॉन पर? वो होगी मोटर न्यूरॉन के पास। देन मोटर न्यूरॉन से हमारी इफेक्टर पे जाएगी, वो इफेक्टर क्या होगा हमारा इस कंडीशन में? मसल्स होगा। अब इफेक्टर के पास जैसे ही हमारी मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जाएगी कि हाथ हटाना है तो तुरंत क्या हो जाएगा? उसके बाद रिस्पॉन्स हो जाएगा। और यही पूरा रिफ्लेक्स आर्क का हमारा क्या है? पाथवे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई। देखो लाइफ के अंदर काफी तरीके के चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। टू विच वी रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जिसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे टचिंग अ फ्लेम सडनली इज अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, किसी भी गर्म फ्लेम को टच करना अचानक से, वो कैसी सिचुएशन है हमारे लिए, एक डेंजरस सिचुएशन है। वन वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग एंड देन मूविंग द हैंड। एक तरीका क्या है कि हमें उसको सोचना है कि हाथ जल रहा है, देन हमें अपने हाथ को हटाना है। लेकिन हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन है कि वो खुद को इन इमीडिएटली रिस्पॉन्स से, इमीडिएटली सिचुएशन से बचा सकती है। अब उसका हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है, Name the action by which we protect ourselves in the situation mentioned above and define it। तो देखो डिफाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में, बस हमें यहाँ पे उस एक्शन का नाम बताना है। तो वो एक्शन कौन सा होगा हमारा, जब भी कोई हमारा स्टिमुलस से हार्मफुल इफेक्ट होता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी उससे बचाने के लिए बॉडी के अंदर कौन सा एक्शन करती है, रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि ये एक रैपिड तेजी से इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है और ये ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पे रोल बताना है कि इस रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन का क्या रोल है। तो देखो जो मोटर न्यूरॉन है वो सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड से क्या लेकर आती है, इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को लेके आती है और किस पे भेजती है, इफेक्टर पे। वो हमारा इफेक्टर मसल्स भी हो सकता है और कोई ग्लैंड भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें वहां पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सेकंड के ए पार्ट में पूछा गया है मोटर न्यूरॉन का रोल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सीएनएस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन और हमारा इसमें स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कहाँ तक, टू दी इफेक्टर, या फिर हम उसे लिख सकते हैं मसल्स और ग्लैंड्स। दो ही इफेक्टर्स होंगे, या तो मसल्स होंगे या तो ग्लैंड्स होंगी, जो क्या करेंगी, रिस्पॉन्स को कॉज करेंगे, यानी जिसकी मदद से बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन का रिस्पॉन्स होगा। और बी में हमसे इसमें क्या पूछा गया है, रिले न्यूरॉन के बारे में। तो जो रिले न्यूरॉन है इसको हम इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा सीएनएस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है। यानी सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक सिग्नल को लेके जाने का काम किसका है, रिले न्यूरॉन का। तो यहाँ लिखेंगे हम अ रिले न्यूरॉन ऑल्सो नोन एज इंटर न्यूरॉन इज फाउंड इन द सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन एंड अलाउइंग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स बिटवीन देम। थर्ड के ए पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, नेम दी कंपोनेंट्स ईच ऑफ दी देम। देखो कितने टाइप के सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम दो टाइप के, एक होता है हमारा इसमें सीएनएस और एक होता है हमारा इसमें पीएनएस। सीएनएस होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस होता है हमारा इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में हमारे दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है हमारा इसमें स्पाइनल कॉर्ड। और जो पीएनएस है, पीएनएस में हमारी सारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ऑल नर्व्स
थर्ड के बी पार्ट में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमें ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन सा वो पार्ट है वो बताना है। तो सबसे पहले ए में दे रखा है हमें इसमें थिंकिंग, कि थिंकिंग के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो थिंकिंग के लिए हमारा जो फोर ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो किसका पार्ट है हमारा, फोर ब्रेन में कौन से पार्ट में, सेरिब्रम में। पिकिंग अप अ पेंसिल, पेंसिल को पिक करना, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बाय सेरिब्रम। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हाइंड ब्रेन का काम है। हाइंड ब्रेन में कौन से पार्ट का, वो है हमारा मेडुला ऑब्लेंगेटा। मेडुला ऑब्लेंगेटा। फोर्थ है हमारा इसमें कंट्रोलिंग हंगर, हंगर को कंट्रोल करने के लिए फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में कौन सा रीजन, हाइपोथैलेमस। Question number 16. Select out of the following gland which does not occur as a pair in the human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो पेयर में प्रेजेंट होती है, हमें उस ग्लैंड का नाम बताना है जो पेयर में प्रेजेंट नहीं होती। तो देखो, जो हमारी ओवरीज है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, फीमेल्स के अंदर पेयर्स में होती है, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेफ्ट, कितने पेयर्स में, सिंगल एक पेयर होता है, मतलब काउंटिंग में दो और पेयर में एक। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी ये भी पेयर में हुई, लेकिन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक सिंगल ग्लैंड होती है जो ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। Is a single gland located at the base of the brain। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। हमारे पास यहाँ कुछ एक्शंस दिए हैं, हमें ये बताना है कि वो बॉडी ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए है हमारा इसमें सेरिबेलम। सेकंड हमसे पूछा गया है बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट है, वो है मेडुला ऑब्लेंगेटा। थर्ड है हमारे पास इसमें थिंकिंग, थिंकिंग के लिए हमारा बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल है फोर ब्रेन का पार्ट, वो है सेरिब्रम। एंड लास्ट हमारा ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी किसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा। क्वेश्चन नंबर 18। वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन अ प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट के अंदर कहाँ पे बनता है। तो देखो, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हमारा एक प्लांट हार्मोन है, और ये जो प्लांट हार्मोन है ये हमेशा जो प्लांट्स में शूट टिप होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, और जितनी भी हमारी लीव्स होती हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला ए का क्या आंसर होगा, ऑक्सीजन आर प्राइमरली सिंथेसाइज्ड इन द शूट टिप्स। कहाँ पे, शूट की टिप्स में देखने को मिलेगी। शूट की टिप्स को हम क्या बोलते हैं, वहां पे कौन सा मेरिस्टम होता है, एपिकल मेरिस्टम। और साथ ही में एंड दी यंग लीव्स ऑफ दी प्लांट, प्लांट की यंग लीव्स के अंदर भी देखने को मिलता है। अब बी में हमसे पूछा गया है विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज, प्लांट में कौन सा ऑर्गन शो करेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को।
तो देखो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब जो मूवमेंट है वो लाइट के अलोंग हो रही है, यानी लाइट की तरफ हो रही है। तो शूट और रूट वाले पार्ट में जो हमारा शूट वाला रीजन होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। सेकंड है हमारा इसमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रही है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूवमेंट किसकी होती है? शूट की। और लास्ट है हमारे पास इसमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी वाटर के अलोंग मूवमेंट किसकी देखने को मिलती है? वो है हमारा इसमें रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मेंशन द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू इट। हमें यहाँ पे इंसुलिन का रोल बताना है बॉडी के अंदर और उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है वो भी यहाँ पे बताना है। तो जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो पेनक्रियास से सिक्रिएट होता है जो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अब जो हमारा ग्लूकोज है वो किसके थ्रू लिया जाता है? बॉडी के सेल्स के थ्रू, जैसे लीवर हो गया, मसल्स हो गए, फैट टिश्यू हो गया। जो क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करेगा? कम करेगा। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है या सेल्स जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती इंसुलिन के अगेंस्ट में तो बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी? डायबिटीज मेलाइटस। यानी इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द pancreas that helps that helps regulate blood sugar levels. It it facilitates the uptake of glucose by body cells and especially in liver, muscle and fat tissue, which lowers the amount of glucose in the bloodstream. And a deficiency of insulin or a decreased responsiveness of cells to insulin leads to a disease called डायबिटीज मेलाइटस। उस डिजीज का नाम क्या है? वो है डायबिटीज मेलाइटस। सेकंड में पूछा गया है हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी इन द ब्लड रेगुलेटेड। कैसे टाइमिंग और जो अमाउंट है इंसुलिन के रिलीज का वो ब्लड के अंदर रेगुलेट होता है? तो देखो जो भी हमारा ये टाइमिंग हो गया, अमाउंट हो गया इंसुलिन का ब्लड के अंदर रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू।
जब जो हमारा ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है आफ्टर मील खाना खाने के बाद, तो हमारा पेनक्रियाज उसको डिटेक्ट करता है और क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट करता है। और इंसुलिन क्या करता है, अपटेक करता है ग्लूकोज को और ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। अब जैसे ही पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, उसको रिलीज किया जाएगा ताकि नेगेटिव फीडबैक बने और जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ इंसुलिन released into the blood are regulated by the are regulated by the कौन सा मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म व्हेन ब्लड ग्लूकोज levels rise such as after a meal, खाना खाने के बाद, यानी द पेनक्रियाज डिटेक्ट्स, जो पेनक्रियाज है वो उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट्स दिस चेंज एंड रिलीजेस इंसुलिन, और क्या रिलीज कर देगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा। अब जैसे ही इंसुलिन रिलीज होगी, एज इंसुलिन फैसिलिटेट्स, तो होगा क्या, जो ग्लूकोज का अपटेक था ब्लड के अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लूकोज अपटेक एंड ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल्स डिक्रीज, और वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राइट इन टेबुलर फॉर्म द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ग्लैंड्स लिखी है, हमें उसकी लोकेशन बतानी है और उनका फंक्शन बताना है। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो देखो, सबसे पहले ग्लैंड्स कौन सी हैं, उसके बाद हम उनके लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, देन वो कौन से हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, हॉर्मोन्स सिक्रीटेड, और उसके बाद उनके फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है, वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द ब्रेन, जिसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है हमारा इसमें प्रोलैक्टिन, और साथ में एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स किससे निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इनका फंक्शंस क्या है, ये कंट्रोल करेंगे बॉडी के अंदर ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन के लिए हमारा एफएसएच और प्रोलैक्टिन, और जितने भी वाटर बैलेंस है बॉडी के अंदर वो सब मेंटेन होगा, रेगुलेट होगा, किसके थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। सेकंड है हमारे पास इसमें थायराइड ग्लैंड। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक में, लैरिंग्स के बीच में, इन दी नेक, लैरिंग्स के नीचे, बिलो दी लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या था, हमारा वॉइस बॉक्स।
अब इसमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? T4, जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। और एक होता है हमारा इसमें से T3, जिसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन। अब इनका फंक्शन क्या है? ये बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट्स दी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को, हार्ट और डाइजेस्टिव फंक्शंस जितने भी होंगे बॉडी के अंदर। मसल्स को कंट्रोल करने का काम किसका है? वो भी थायराइड ग्लैंड का है। मसल कंट्रोल हो गया, ब्रेन की डेवलपमेंट हो गई, और साथ ही साथ बोन के मेंटेनेंस का जो काम है वो किसका है? थायराइड ग्लैंड का। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। लास्ट है हमारे पास इसमें पेनक्रियास। तो पेनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है। पेनक्रियास कहाँ होगा? एब्डोमेन में। और जो हमारा पेनक्रियास है वो स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है, इन द एब्डोमेन रीजन बिहाइंड द स्टमक। इसमें से निकलने वाले हॉर्मोन्स कौन से हैं? एक है हमारा इंसुलिन और दूसरा है हमारा इसमें ग्लूकागन। अब ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इसका काम ये सारा काम किसका है? पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड नेम एंड लेबल द पार्ट वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वो पार्ट जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल होगी। एंड नेक्स्ट है वेयर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। वो पार्ट जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होगा? कन्वर्ट होगा किसमें? केमिकल सिग्नल के अंदर, ताकि क्या हो सके? ट्रांसमिशन हो सके सिग्नल्स का। तो देखो डायग्राम क्या होगा न्यूरॉन का? सबसे पहले न्यूरॉन में न्यूक्लियस आएगा, देन यहाँ पे हमारे डेंड्राइट्स ड्रॉ होंगे। तो देखो ये क्या है? ये हमारा डायग्राम है किसका? न्यूरॉन का। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया है वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, कहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन आती है? तो न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन आएगी? वो है हमारा डेंड्राइट। यानी ये जो हमारा रीजन है ये है ए पार्ट। इसका आंसर क्या है? वो है डेंड्राइट। बी में पूछा गया है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वो पार्ट न्यूरॉन का जिसमें जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रेवल होता है। तो वो कौन सा पार्ट है? वो है हमारा दिस रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोन। थर्ड में हमसे पूछा गया है द वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड
इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। वो पार्ट जहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल पे, तो वो होता है हमारा एक्सोन का एंड वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। अब देखो ये तो वो पार्ट्स हो गए जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दिस ब्लॉक्स इज नोन एज माइलिन शीट। ये जो ब्लॉक्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इस न्यूरॉन का न्यूक्लियस। और जो हमारा दिस पोर्शन होगा उसे हम बोलते हैं सोमा। उसके बाद ये जो हमारा पूरा एक न्यूरॉन यहाँ से दूसरा न्यूरॉन मान लो निकलता है, तो उन दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं इसमें, साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें बताना है प्लांट हार्मोन्स क्या है, उसके बाद हमें बताना है कि इन सारे फंक्शंस को करने के लिए कौन से हार्मोन्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखो प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट के अंदर ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के एक पार्ट में और ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के अदर पार्ट में, ताकि वो रिस्पॉन्स शो कर सके। अब ये जो होते हैं प्लांट्स के अंदर बहुत ही लो कंसेंट्रेशन में या लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट हार्मोन की डेफिनेशन लिखेंगे कि प्लांट हार्मोन्स also known as फाइटोहॉर्मोन्स, इनको हम और किस नाम से भी जानते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स के नाम से। ये क्या है, ये है हमारे केमिकल कंपाउंड्स, आर केमिकल कंपाउंड्स दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ ए प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू other parts to elicit specific response। क्या करने के लिए, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस को देने के लिए। और साथ ही साथ दे आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसेंट्रेशन इन प्लांट्स के अंदर कैसे कंसेंट्रेशन में होंगे, एकदम लो कंसेंट्रेशन में। अब हमसे पूछा गया है कि और कौन कौन से हॉर्मोन्स है जो इन सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लांट्स के अंदर स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन है, वो है हमारा जिबरेलिन। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए है हमारा प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनिन्स। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ को रोकने के लिए है हमारा एब्सिसिक एसिड। और फोर्थ है हमारे पास इलोंगेशन ऑफ सेल्स की इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नर्व इम्पल्स, स्टेट द डायरेक्शन फॉलोड बाय अ नर्व इम्पल्स व्हाइल ट्रेवलिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमें ये बताना है कि नर्व इम्पल्स क्या होता है, उसकी डायरेक्शन बतानी है, किस तरीके से नर्व इम्पल्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर
ट्रेवल करता है। तो देखो, जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू। अब जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या होती है नर्व इम्पल्स की, वो होती है डेंड्राइट से लेके सेल बॉडी तक, देन एक्सोन एंड तक, उसके बाद जो हमारा एक्सोनल टर्मिनल है वहां तक। ये पूरी हमारी क्या है, एक नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स के बारे में लिखेंगे। तो जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल that transmitted along the that transmitted along the nerve fiber, जो किसके अंदर, नर्व फाइबर के अंदर ट्रांसमिट होती है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, डेंड्राइट से सेल बॉडी पर, एंड देन अलोंग द एक्सोन, किसकी तरफ, एक्सोन की तरफ। ठीक है, अब होगा क्या, एट द एक्सोनल एंड, एक्सोनल का जो एंड होता है जिसे हम एक्सोनल टर्मिनल बोलते हैं, वहां पे ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो रिलीज होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज होगा किस फॉर्म में, केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में, और फिर वो साइनेप्स के थ्रू कहाँ जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन में, विच क्रॉसेस द साइनेप्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो 25 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि किस तरीके से जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स में। तो देखो, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है इनके पास क्या पाई जाती है, मेनिंजिस लेयर पाई जाती है जो इन्हें शॉक वगैरह से बचाती है। साथ ही साथ जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के थ्रू प्रोटेक्ट होता है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू प्रोटेक्ट होता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, इनके बीच में सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो एक शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, और इसी के साथ साथ इसमें तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। तो ए का हम आंसर लिखेंगे कि द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, स्कल, एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। वो किससे प्रोटेक्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन। अब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये किससे सराउंड होता है, आर सराउंडेड बाय सीएसएफ, किससे, सीएसएफ से। और ये सीएसएफ है क्या, वो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो किसकी तरह एक्ट करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह, विच एक्ट्स एज अ शॉक
एब्जॉर्बर, और साथ ही साथ एंड बाय थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, बाय थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। अब ये हमारी तीन प्रोटेक्टिव मेनिंजेस कौन सी थी? एक थी हमारी ड्यूरामेटर, एक थी हमारी इसमें पिया मैटर, और एक है हमारी इसमें एर्केनॉइड मैटर। बी पार्ट में पूछा गया है स्टेट वन मेन फंक्शन ऑफ मेडुला एंड सेरिबेलम। हमें ब्रेन के जो दो पार्ट्स हैं मेडुला और सेरिबेलम, उसके फंक्शंस को लिखना है। तो सबसे पहले बारी आती है इसमें मेडुला की। तो मेडुला को हम मेडुला ऑब्लिंगेटा भी बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये होता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, कंट्रोल इन वॉलेंटरी एक्शंस। और वो इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन से हैं? सच एज हार्ट बीट हो गया हमारी, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। सेकंड क्या है हमारे पास इसमें? सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम हमारे मेन फंक्शंस जितनी भी मूवमेंट्स वगैरह होती है वॉलेंटरी, उनको कंट्रोल करता है, यानी कोऑर्डिनेट वॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। और क्या मेंटेन करेगा? पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये हो गए हमारे सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पीवाईक्यूज, जिसमें हमने टोटल 25 पीवाईक्यूज करे। वो पीवाईक्यूज जो मोस्टली हमारे रिपीटेड है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन्हीं सारे 25 पीवाईक्यूज के अंदर हमारे चैप्टर नंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्या हो गए, इसी में रिवीजन हो गए। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पीवाईक्यूज करेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी बायो के चैप्टर नंबर 3 के भी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे अपने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस।